जी, आज का पहला सवाल, द इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टैंड्स फॉर। इंटीग्रेटेड करिकुलम हम तो आम लफ्ज़ों में इसका मतलब समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जब मुख्तलिफ किताबों को हम इकट्ठा कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कि इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि बस्ते का लोड कम करना। अब इसका एक मतलब ये भी है, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है मिलाना। और मिलाना ये है कि आपको कोई ज़िंदगी में कोई मसला पेश आ गया है, किसी फैक्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई मसला पेश आया है। उस मसले को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ़ आप मिसाल के तौर पे आप सीएस के बंदे हैं, तो अकेले अकेले एक्स का जो बंदा है ना, वो उस नहीं निकाल सकेगा, बल्कि आप क्या करेंगे कि आप उस मसले के हल के लिए केमिस्ट्री वाले बंदे की हेल्प भी ले रहे होंगे, टेक्नोलॉजी वाले को भी बुला रहे होंगे। यानी एक मसले को हल करने के लिए जो रियल लाइफ सिचुएशन का एक मसला था, आप मुख्तलिफ लोगों को उस जैसे जो काम को जानते हैं, हर लिहाज से जानते हैं। यानी उसके ऊपर अगर फिजिक्स का रूल अप्लाई हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई मिसाइल बनाते हैं। अब मिसाइल के अंदर क्या होता है कि वहां पे ना सिर्फ ये कि हमें कोई वो एटॉमिक एनर्जी वाले मतलब फॉर एग्जांपल अगर लगा हो आपको कि मतलब किस तरह से मैकेनिकल इंजीनियर का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी इन्वॉल्व होंगे, केमिकल इंजीनियर भी इन्वॉल्व होंगे, बहुत से लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे जब वो चीज जाके इन्वेंट हो। जो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है, ये भी एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा कर देते हैं ताकि किसी एक रियल लाइफ मसले को हम हल कर सकें। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके इसका मतलब क्या बनता है। पहला है इंगेजमेंट द स्टूडेंट, इंगेजिंग द स्टूडेंट इन इमेजिनरी एग्जाम्पल ऑफ द कंटेंट। देखिए, इमेजिनरी जो होता है ना, ये तो एक होती है ख्याली दुनिया। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम हमेशा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम ये प्रैक्टिकल होता है, ये ख्याली नहीं होता। इसके अंदर हम कुछ कर रहे होते हैं। ये जवाब तो हुआ गलत था। इंगेजिंग देम इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी बच्चों को खेल कूद के अंदर या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनके अंदर लेके आना, ये बात भी नहीं है। इंटीग्रेटेड करिकुलम हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है। ठीक है, वो करिकुलम एक्टिविटीज होती है। इंगेजिंग द स्टूडेंट इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो इंगेज स्टूडेंट को इंगेज करना कि जो हमें रियल लाइफ जिंदगी के अंदर जो मसले हमें आते हैं, हकीकी जिंदगी के अंदर जिन मसाइल का सामना है, उन मसलों को हल कर सके। यानी एक ऐसा टॉपिक इस तरह पढ़ाया जाए कि वो सिचुएशन को एक तरफ से टच ना कर रहा हो, बल्कि ओवरऑल उस सिनेरियो को देखते हुए पूरे आपको मसले का हल बताए। ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट रियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, नजरियात की बात इंटीग्रेटेड के अंदर नहीं होती, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेटेड एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सबको वाज़ेह है, क्लियर है इस सवाल का जवाब कि इंटीग्रेटेड से रिलेटेड किसी तरह से कोई सवाल आ जाता होता है, यानी इसका मकसद क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन, यानी बहुत इसका जवाब आ जाता है, सवाल आ जाता है, तो आपने इसको जो है वो कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच साइंटिफिक मेथड इज टॉप डाउन अप्रोच। कौन सा साइंटिफिक मेथड जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। हमारे पास होता है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के अंदर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, पहले एग्जांपल देते हैं, बेस बनाते हैं, बेस बना के हम सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। ठीक है, सर गलत बता रहे हैं आप जो है वो सर अरशद साहब, यानी वहां हम बेस बना के ऊपर चलते हैं। डिडक्टिव क्या होता है कि वहां पे हम लोग पहले रूल बताते हैं, फिर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, चीजों को समराइज करते हैं, चीजों को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, एक ब्रॉडर वे के अंदर एक चीजों को एक खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका आंसर जो है वो डिडक्टिव होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, dash is a set of elements taken from a large population according to certain rules। हम एक बड़ी पॉपुलेशन में से सेट ऑफ एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट लेते हैं टू सर्टेन कुछ अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। ये क्या होता है, ठीक है, जो हम एक बड़ी पॉपुलेशन से एक हमारे जो होता है ना पार्टिसिपेंट, या हमारा ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक एलिमेंट होता है। जो हम हमारा रिसर्च के अंदर जो शख्स पार्टिसिपेंट है, वो बेसिकली एक ह्यूमन एक एलिमेंट है। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी वो सैंपल जो हम लेते हैं एक लार्ज पॉपुलेशन से, इसको हम सैंपल बोलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, पहुंचा देते हैं, लेकिन हम गल नहीं पाना ऐसे ना। हाइपोथेसिस इज,
हाइपोथेसिस क्या होती है? अ स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। A statement which serves as a basis for further investigation, ऐसी स्टेटमेंट है जो फर्दर इन्वेस्टि बेसिस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बेस प्रोवाइड करती है। अ मेथोडिकल इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च एविडेंस आलम। अच्छा, इसके अंदर दो बातें तो कहीं समझ आती हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि वो स्टेटमेंट है जो हमें एम देती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, मतलब हमें पता चलता है कि हमने इस रिसर्च के अंदर करना क्या है, हाइपोथेसिस में कुछ ये बता रही होती है, किसी हद तक ये बात ठीक बनती है। अब स्टेटमेंट विच सर्व एज बेसिक फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये बात तो बिल्कुल 100% ठीक है कि ये बात बनती है कि हमें हाइपोथेसिस से पता चलता है कि हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है। अच्छा, अब मेथोडिकल इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च एविडेंस, अब ये इस बात का क्या मतलब बनता है? मेथोडिकल इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च एविडेंस, ऐसी कोई बात मतलब रिसर्च एविडेंस के हवाले से तो हम हाइपोथेसिस में नहीं देखते। मतलब ये देखिए, मेथोडिकल इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एट द एंड होती है, वो हाइपोथेसिस के अंदर हम नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ए ऑप्शन है किसी हद तक हम कह सकते हैं। तो इसका जो अप्रोप्राइट आंसर है वो ये बी वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी है। ओके, ठीक है, मतलब इसमें हमें ये पता चलता है कि हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है वो पता चल जाता है, लेकिन कंक्लूजन को इवेलुएट करना, ये चीजें हाइपोथेसिस के अंदर नहीं आती। एम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कुछ हद तक इसको देखें तो बात समझ आती है कि यार स्टेटमेंट को हमें पता चलता है, लेकिन हाइपोथेसिस को देख के पता चलता है कि हमारा हमने इस स्टेटमेंट के अंदर करना क्या है, लेकिन वो बात यहाँ पे ज्यादा वाज़ेह हो गई है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बंदे 18 हैं क्लास में, लेकिन जो है ना वो खामोश खामोश ही हैं, पता नहीं कहीं कहाँ बिजी हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटोरिंग इन टीचर डेवलपमेंट? मेंटोर कहते हैं जो हमारा, जैसे कहते हैं ना ये फलां मेरा मुर्शिद है, ठीक है, तो मेंटोर करने वाला, ये जो हमारी ऊपर से जो है वो हमारी तरबियत समझ लें, हमें समझाने वाला। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटोर इन टीचर डेवलपमेंट? उस्ताद की डेवलपमेंट के अंदर मेंटोर का क्या रोल होगा, मेंटोर क्या करेगा? ये हमें गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक बात लग रही है कि उस्ताद हमें गाइडेंस सपोर्ट देगा। टू क्रिएट अ काउटिक इन्वायरमेंट, ये अफरा तफरी वाला इन्वायरमेंट वाली बात तो कोई नहीं है। टू पनिश स्टूडेंट फॉर मिस बिहेवियर, मारना तो चाहिए नहीं। टू प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ करना, लेकिन ये ज्यादा इसके लिए है कि गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका काम होगा। प्रोफेशनल ग्रोथ को प्रमोट, अकेले प्रमोट करने से कुछ नहीं होता, प्रमोट करे सीखे कोई ना सीखे। तो मेंटोर एक पर्सनल बंदे का होता है मोस्टली टाइम, तो जो उसे गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये ज्यादा। अब ये ए और सी दोनों ठीक बनते हैं, लेकिन ए ज्यादा अप्रोप्राइट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का ताल्लुक किसके साथ होता है? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या मोरल? तो कॉग्निटिव का ताल्लुक हमारे मेंटल के साथ होता है। ए नाम रेफरेंस सिस्टम चाइल्ड प्रेफरेंस इज कंपेयर टू। नाम रेफरेंस सिस्टम के अंदर जो बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस प्रेफरेंस इज कंपेयर किसके होती है? मेंबर ऑफ हिज ग्रुप, अपने ग्रुप जो अपने होते हैं, यानी कि एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप के मेंबर के साथ उनकी भी होगी नाम रेफरेंस में। या सेट ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो होते हैं ना वो तो बनाए जाते हैं उसके क्राइटेरियन के अंदर। मेंबर ऑफ जूनियर ग्रुप, ये ऐसे अजीब सी डाल दिए मेंबर ऑफ जूनियर ग्रुप, अपनी एबिलिटी के साथ वही नहीं। तो ये जो है ना जो नॉर्म है, नॉर्म के अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है क्योंकि हम दूसरों के साथ कर रहे होते हैं, तो अपने मेंबर ऑफ हिज ग्रुप वो कह लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। विश फॉर गेटिंग हायर मार्क्स इन द क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन। आप एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, ये कौन सी मोटिवेशन है? इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है? ये एक्सट्रिंसिक नहीं है मैडम महविश निफार साहबा। एक्सट्रिंसिक होता है जहां बाहर से कुछ, मैं खुद से
मेहनत करके नंबर लेना चाहता हूँ, और नंबर मेरे अपने को, इसको हम इस कैटेगरी में नहीं काउंट करते कि मुझे बाहर से मिल रहे हैं। तो मैं अपनी मेहनत करूंगा तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, मेरी अपनी मोटिवेशन है कि मुझे नंबर मिलेंगे। जब मुझे बाहर से तारीफ किसी और से कुछ चाहिए होता है, तो तब हम वो कह रहे थे एक्सट्रिंसिक कहते हैं, ये इंट्रिंसिक होगा। ठीक है, हम यानी मेहनत मैंने करनी है और मेहनत के बदले में मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये इंट्रिंसिक में आएगा। आज मैंने ग्रामरली इंस्टॉल की है। मैंने कहा कि ये जो गलतियां आती हैं ना ग्रामर की, ये ठीक होनी चाहिए। अभी तो मैंने वो जो है बुक का जिम्मे लगा दिया था उसको। नहीं बोला, फारूकी साहब से बात हुई थी कि जहाँ अपनी करवाते हैं मेरी पब्लिश करवा दें। तो उन्होंने कोई 2-3 दिन का टाइम मांगा है कि वो जो है ना उनसे रेट मंगवा के देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो करेंगे। तो उसमें भी मैंने फिर ये इंस्टॉल की। तो अब जो है ना आज मैं इंशाल्लाह बैठ के कल तक उसकी ग्रामर की मिस्टेक्स निकालता हूँ, ताकि मजीद इम्प्रूव हो जाए। जब तक के टाइम है उनको सेंड नहीं होती बुक। विच वन इज नॉट अ बेसिक। जी 3,000 प्लस एमसीक्यूज हैं उसके अंदर। बस अब देखें, असल में ना ये चीज है, मुझे इन चीजों का कोई आइडिया कोई नहीं है, और टाइम ही कोई नहीं मिलता। पहले सीटीआई के अंदर मसरूफ रहा, और इसके लिए या तो ये हो कि लाहौर बैठ के बंदा वहाँ किसी करवाए, क्योंकि सारे काम उधर से होते हैं। तो जो बंदे तजर्बाकार हैं उनसे कहा है कि वो जहाँ अपना काम करवाते हैं मेरा भी करवा दें। तो फिर उन्हीं से ही उन्होंने फिर ये कहा कि ईशान साहब वो ना 2-3 दिन वेट करें, वो लाहौर से रेट मंगवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत से प्रोसेस होते हैं बकौल उनके। एक काम यहीं पे, दूसरा तीसरा चौथा बाइंडिंग तक, ये सारे काम डिफरेंट जगह पे हो रहे होते हैं। तो सारे फाइनल रेट कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि कितना पैसा चाहिए, और फिर वो कहेंगे। तो कहा है आज उन्होंने मुझे कि आप सर 2-3 दिन वेट करेंगे। ठीक है जी। विच वन इज नॉट अ बेसिक। ले लें, बुक ले लेनी चाहिए। किताबें जो है वो जीनत होती हैं, अपने सब्जेक्ट की बुक्स होनी चाहिए। विच वन इज, आपको तो वैसे भी मेरी बुक फ्री में मिलनी है, तो आप क्यों जो है ना कुछ पैसे भी भर ले, बाकी बुक तो खरीद लें, मेरी तो फ्री में मिल जानी है आपको। विच वन इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का? मोटिवेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग या प्लानिंग। ठीक है जी, सबको नहीं मैडम, नाजिया को मिलनी है। बाकी एक को जो है ना वो बाकी ने पैसे पे करने हैं। मैंने अभी जो है ना वो उनको जो पैसे देने हैं कहीं से उठा के देने हैं। अच्छा, विच वन इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का? मोटिवेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। हाँ बस ये कर ले तो अच्छी बात है। वैसे दिल करता है यही कि बजाय किसी और से लेने के ना दोस्तों से एडवांस ले लिया जाए, लेकिन फिर वो है कि हर दोस्त जो है ना वो उस तरह का नहीं होता। अच्छा, विच वन इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा? मोटिवेशन जो है ना वो बेसिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये लीडिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग ये सारे हैं, लेकिन मोटिवेशन जो है वो एक बेसिक फंक्शन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? ये टेलर ने दी थी। असल में नादिया के साथ एक शर्त थी, और वो शर्त वो जीत चुकी हैं, तो ये उनको एज ए रिवार्ड के तौर पे दी जानी है। ठीक है, ये बेसिकली उनका रिवार्ड है कि उन्होंने जो है वो जो काम किया था, तो उसकी वजह से उनको जो है वो बुक दी जानी है। ऐसा ऑफर सभी के लिए थी, लेकिन उन्होंने ही सिर्फ इसको अवेल किया है। वो मैडम नाजिया से पूछ लीजिएगा कि उनको किस खुशी में बुक जो है वो दी जाएगी। The function of management that deals with the establishment of formal structure of authority is called। ठीक है, the function of management that deals with the establishment of formal structure, ये कीवर्ड यूज हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वो फंक्शन दैट डील विद द, जो एक फॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटीज का, वो क्या कहलाता है? प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। जहां हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं ना, चीजों को डिजाइन करने के हवाले से बात कर रहे होते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी पहले बंदा ये होगा, फिर ये फलां ये काम करेगा, फलां ये करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है, ये जो ये कीवर्ड है ना स्ट्रक्चर, या एक एस्टेब्लिश करना, चीजों को तरतीब देना चीजों को, तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएगा। द एक्रोनिम पोस्ट कार्ब, जो कि गुलिक एंड उर्विक ने दिया था, वो तो जवाब बता दिया मैंने। जिसमें ये है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, ये वाले सारे आ जाते हैं।
द डिग्री टू विच अ कॉमन पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड इज टर्म्ड एज, कॉमन पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव होता है जिसके अंदर वो क्या होता है, गोल, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस या कंट्रोलिंग। गोल बना नहीं रहे हम, गोल को अचीव कर रहे हैं सर, गोल बना नहीं रहे, जो एक बता रहे हैं एक। देखिए गोल बनाना और चीज हो, डिग्री विच कॉमन पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव, पर्पस बना नहीं रहे, पर्पस को अचीव कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिवनेस है। डिग्री, डिग्री से मुराद होता है इफेक्ट, किस डिग्री तक, कितना वो हम कर रहे हैं। एफी अच्छी थोड़ी टर्म है ना, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है काम कर लेना और मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट ले लेना। लेकिन एक चीज अचीव कर लेना, एक पर्पज को अचीव कर लेना ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम इफेक्टिवनेस के अंदर देखते हैं। ये यानी कि क्या है, ठीक है, मैं थोड़ी इसकी डिफाइन भी कर दिया इफेक्टिवनेस को। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोर्स हैव ट्रूली पेव्ड द वे फॉर लर्नर टू बिकम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो रास्ते को आसान करती है लर्नर के, किस में, अवेयर, तो वो उसको अंदर आगाह करती है टेक्नोलॉजी, अप्रिशिएटेड उसको अप्रिशिएट, और इक्विप्ड और उसको यानी आज के जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इक्विप्ड यानी माला माल, यानी उसके पास एक जो औजार हथियार जैसे कहते हैं टूल वगैरह वो होती हैं। यह जो टेक्नोलॉजी होती है ये हमें ईमानदार बनाती है और वाइज बनाती है, यानी अक्लमंद बनाती है। ये टेक्नोलॉजी हमें क्रिएटिव, वाइज और अनेस्ट बनाती है। देखिए बाकी सारी टेक्नोलॉजी हमें, अनेस्ट का टेक्नोलॉजी से के साथ तो ताल्लुक नहीं है ना, वाइज बनाना, अक्लमंद बनाना। हमें टेक्नोलॉजी ठीक है चीज़ों के मुतालिक अवेयर करती है, हमें इक्विप्ड करती है कि हम लेस होते हैं, टूल से लेस होते हैं, हमारे काम आसान हो जाती हैं। अप्रिशिएटेड पता है यहाँ क्या मफहूम देंगे, तो पहले ए जो है वो आंसर ठीक है यहाँ पे। इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर शुड हैव टू, टीचर को क्या एक्वायरिंग नॉट ओनली कंप्यूटर लिटरेसी बट कॉम्पिटेंस एज वेल, कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर की तालीम नहीं बल्कि लोगों को कम्पिटिटिव बनाती है, कंपिटेंस ओनली सिर्फ कम्पिटिटिव बनाती है, इक्वायरिंग नॉट कंप्यूटर लिटरेसी ओनली, सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी ओनली नहीं देती। तो पहले ठीक है कि बल्कि हमें टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर की तालीम भी देती है और साथ में हमें जो है वो कम्पिटेंट भी बनाती है कि हम चीज़ों के बेहतर मुताला और चीज़ों के बेहतर कर सके, ठीक है। Why the one way of delivery of information is misuse of communication of tools। जब हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, नहीं सिर्फ अपनी सुनाई जा रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है, या मैं अपनी सुनाई जा रहा हूँ आपकी नहीं सुन रहा, ये वन वे कम्युनिकेशन है। टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, यानी जहां पे सिर्फ हमें सुनाई जा रही हैं और हमें हमारी सुनी नहीं जा रही, इसका मिस यूज क्या है, इसका नुकसान क्या है। बिकॉज द टीचर एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू स्टडी मोर, इससे टीचर जो एक्सपेक्ट करता है बच्चों से कि वो ज्यादा स्टडी करें, ये कौन सी बात कर दी, इसका ताल्लुक नहीं बनता, तुक नहीं बनता। बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस लेसन इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन टूल, इससे इस काइंड से जो लेसन इंटरेक्शन है वो कम, मतलब जब उस्ताद पढ़ा रहा है सिर्फ और बच्चों को पढ़ाने के दौरान सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है जैसे लेक्चर मेथड है, तो बच्चों के साथ उस्ताद का इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन टूल। तो इस टूल की वजह यानी उसकी वजह से कम्युनिकेशन पर इंटरेक्शन का लफ्ज आ गया ना, तो जहरी बात है कि वहां इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, जहां पे वन वे कम्युनिकेशन होगा। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का एम क्या है, टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, टू प्रोवाइड इफेक्टिव बैकग्राउंड। इन पहले तो बताएंगे कि क्या इसका मकसद है कि साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, बेसिकली होता तो साइकोलॉजी प्रैक्टिस ही है कि हमने बच्चों के ऊपर उन चीजों को अप्लाई करना होता है, तो यानी उसका मकसद ये है कि वो साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस करे। टू प्रोवाइड इफेक्टिव बैकग्राउंड, के वो हमें इफेक्टिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड टीचर विद द ग्रेट अप्रिसिएशन ऑफ हिज रोल इन चाइल्ड एजुकेशन, तो ये टीचर्स को जो है वो विद द ग्रेट अप्रिसिएशन, टू प्रोवाइड टीचर विद द ग्रेट अप्रिसिएशन इफ हिज रोल इन चाइल्ड एजुकेशन। नहीं, इसका आंसर ए ठीक है, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा हम इसको कंपेयर करते हैं। टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये तो जो साइकोलॉजी होती है बेसिकली एक प्रैक्टिकल काम होता है कि बच्चों को हम उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए हमने उनको पढ़ाना है, ठीक है। अब इसके अंदर तो बैकग्राउंड के टू प्रोवाइड टीचर विद द ग्रेटर
टू प्रोवाइड टीचर विद ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ हिज रोल, टीचर को अप्रिसिएट किया जाए। अब हम तो बच्चों को बेहतर करना चाह रहे हैं ना, तो टीचर्स को, अब टीचर की कौन तारीफ करता है? टीचर जैसे तारीफ जो है ना वो बच्चों की होती है, साइकोलॉजी बच्चों के लिए बनी हुई है, ठीक है, उस्ताद ने तारीफा नहीं करनी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विद, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या प्रोवाइड करे? इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, आज की जदीद तालीम के अंदर जो ये इंसाइट हमारे अंदर यानी ख्याल पैदा करती है, इंसाइट पैदा करती है कि हमें किस वेरियस एस्पेक्ट्स, किस तरह के एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख के टीचिंग करनी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स, क्या साइकोलॉजी प्रिंसिपल है, इंसाइट है, एटीट्यूड है एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, कि हमें इफेक्टिव टीचिंग के लिए कैसे निकलना है। रिसर्च प्रोसीजर बाय मींस ऑफ विच टू एवेलुएट करेक्टिव टीचिंग प्रोसीजर, ये एवेल्युएशन की बात नहीं होती। वैलिडेट प्रोसीजर टू यूज देयर टीचिंग, कि अपनी टीचिंग को वैलिडेट करना, मैंने ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो इसका आंसर पहले वाला ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा देखें, इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट, जब हम वेरियस की बात करते हैं, ये एक पेडागोजी का वर्ड है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए वेरियस एस्पेक्ट्स को क्लास के अंदर देखना है, कि हमारे सामने बैठा हर तरह का बच्चा है। ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जदीद साइकोलॉजी, जदीद एजुकेशन जो है जदीद दुनिया में पढ़ाने के मुतालिक हमारी रहनुमाई करती है। हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं और इसके लिए साइकोलॉजी हमारे अंदर इंसाइट पैदा करती है कि हम इस तरह पढ़ाएं, ठीक है। वेरियस एस्पेक्ट, प्रिंसिपल, इंसाइट, एटीट्यूड एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। कहाँ, मुझे तो कोई बी में नजर आ रहा। अच्छा, प्रिंसिपल होते हैं, असूल होते हैं, नो डाउट साइकोलॉजी में असूल हैं, लेकिन वो असूलों की पेडागोजी थोड़ी मुखालफत करती है। पेडागोजी कहती है असूल नहीं होने चाहिए, हर असूल ऐसी चीज होती है जो हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। हमने हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट एक चीज नहीं करनी होती। अच्छा जी, कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ, कोऑपरेटिव लर्निंग किस चीज की फॉर्म है? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म और कनेक्शनिज्म। जी, बिहेवियरिज्म जो है कोऑपरेटिव लर्निंग किस की फॉर्म है? कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपना नॉलेज खुद बिल्ड करते हैं ना, खुद पढ़ते हैं, मिलजुल के पढ़ते हैं, नई चीज बनाते हैं। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म की है, जहां हम जो है ना वो मिल के काम कर रहे होते हैं, बच्चे मिल के कोई नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग से कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, ठीक है। लेक्चर मेथड इज नॉट, लेक्चर मेथड नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है। लेक्चर मेथड ट्रेडिशनल भी है, इज नॉट, ये लेस एक्सपेंसिव तो नहीं है, तो बड़ा, हाँ लेस एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। टाइम सेविंग, ये टाइम सेव करता है, ठीक है, यानी ट्रेडिशनल भी है, लेस एक्सपेंसिव भी है, टाइम सेविंग भी है। स्टूडेंट बेस नहीं है, ये तो टीचर बेस है, ठीक है। टीचिंग स्किल्स आर डिवेल्प्ड विद, टीचिंग स्किल्स जो है वो डिवेल्प होती हैं टाइम, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ऑल ऑफ द अबव। तो टीचिंग स्किल आर डिवेल्प विद, सोच लें, मेरा दिल डी की तरफ कोई नहीं जा रहा, सारे डी बता रहे हैं, अब मैं आप सब लोगों को इनकार भी नहीं कर सकता। जरा सोच लें कि क्या इसका डी आंसर है। टीचिंग स्किल टाइम के साथ डिवेल्प होती हैं। अगर हम इसको कहें कि आपको टाइम 10 साल गुजर गए हैं, तो क्या ये श्योर है कि आपको 10 साल गुजर गए हैं और आपका जो है ना वो आप बड़े अच्छे टीचर होंगे? क्या ये हुज्जत है ज्यादा टाइम गुजरना टीचिंग के लिए? एक्सपीरियंस, क्या तजर्बा हुज्जत है? हाँ, ईमानदारी है, ईमानदारी। अच्छा, वैसे लोग बड़ा रोक जा, मुझे इस चीज का, क्योंकि हम यंग लोग थे और हमारा खून बड़ा एनर्जेटिक था, तो मैं कंपनी में काम करता था, तो वहां पे ना उनको जब तो मसला था, तो वहां पे मैंने दलील दी कि इस तरह किया जाए। तो वो हमारे नाम बोल रहा है जो छोटे सुपरवाइजर टाइप ही थे, मतलब मुझसे ऊपर वाली पोस्ट पे थे, तो कहते कि हमारा 10 साल का तजर्बा है। और चूंकि मेरा बॉस और था, तो मैंने उसको दो चार सुनाई, मैंने कहा 10 साल में अगर इसी तरह जैसे अब काम कर रहे हो, इसी तरह 10 साल काम किया हो, तो आपके तजर्बे की क्या वैल्यू है फिर?
तो ये जो लोग कहते हैं ना कि तजर्बा, हमारा बड़ा तजर्बा है, मेरा 30 साल का तजर्बा है, ये लोग थोड़े टाइम में बड़े बड़े तजर्बे ले लेते हैं। प्रैक्टिस, खैर मेरा इसका आंसर जो है ना, टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड विद प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस से टीचिंग स्किल्स जो है डेवलप होंगे, ठीक है। चलें, सब सब ने अपने अपने आंसर दिए। बस ये ट्रेंड चल पड़ा हुआ है ना कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो है ना, इतना तजर्बा हो। अब कहाँ से बंदे, नए बंदे, अगर आपने, मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस इंसान को बिगाड़ता भी है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो आपको, आपके अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी उसकी वजह से। तो एक्सपीरियंस ने, आप सिर्फ देखें किसके अंदर एनर्जी कितनी है, किसके अंदर, कौन जो बंदा है वो किस हिम्मत जज्बे के साथ काम कर रहा है, ठीक है। चलें, जो डी वाले हैं वो डी लगा लें, जो सी वाले हैं वो सी लगा लें, हम सब की मानते हैं जी, ठीक है। मेरा आंसर सी है। और अगर जो डी वाले हैं वो इसके मुतल्लिक जो है ना, वो किसी कहीं से प्रूफ सेंड कीजिएगा तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, क्या हो गया। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है, इससे क्या होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता है। बात तो ठीक है, एक्टिविटी करवाई जाए तो बच्चे के जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। ओवरऑल, हाँ ये भी है, एक्टिविटीज हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, क्योंकि हम हमारे फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं, हम चूंकि डील कर रहे होते हैं, इमोशनली भी इन्वॉल्व होते हैं, हम उसके अंदर मेंटली भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्टिविटीज जो है ना हमारी ओवरऑल डेवलप, ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिस, और काम जो हाथ से कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं हमारी ट्रेनिंग, ये वाला डी आंसर है, ठीक है। इतने में थोड़ी डी वाली गल मान लेना, उत्थे में कोई नहीं मान लेना। अच्छा जी, करिकुलम हेल्प्स द एजुकेशनिस्ट टू अचीव। करिकुलम जो एजुकेशनिस्ट इनकी हेल्प करता है किसको अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव को, एजुकेशन को, जॉब को, वैल्यू को। आसान सवाल है कि करिकुलम का मकसद ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। फॉर प्लानिंग ऑफ करिकुलम इट इज नेसेसरी टू डू। करिकुलम को प्लान करने के लिए क्या जरूरी है, प्रोग्रामिंग जरूरी है, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लिखना जरूरी है, सिचुएशन एनालिसिस, कि हम करिकुलम को प्लान करने के लिए पहले सिचुएशन देखें, हालात कैसे हैं, डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो बाद में होती है सर, जो डी वाले हैं ना, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जब एक चीज डिजाइन कर ली है, अब उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, हम अभी प्लानिंग फेज में हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के बारे में नहीं सोच रहे, इंप्लीमेंटेशन की प्लानिंग नहीं कर रहा है। तो प्लानिंग ऑफ करिकुलम इट इज टू, सिचुएशन को देखें, यानी हम देख रहे हैं कि आजकल कंप्यूटर का दौर दौरा है, दुनिया इससे जो है वो, इंडिया इससे 200 अरब डॉलर जो है वो सालाना उसकी, इससे ज्यादा उसकी आमदनी है जो आईटी सेक्टर से है। हम 26 करोड़ हैं और हम इसका 4% जो है वो ले रहे हैं। हम कैसे अपनी जो है वो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम, ये सिचुएशन हमारे सामने है, इस सिचुएशन को मद्देनजर के रखते हुए हम अगले 10 साल के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे करिकुलम की। तो सिचुएशन एनालिसिस जो है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। द बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ करिकुलम आर। करिकुलम को प्रोसेस करने के लिए कौन से बेसिक एलिमेंट रिक्वायर्ड है, फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को फार्मूलेट करना, सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि हम उसको देखें, जो हमारे तजर्बात हैं उनको इकट्ठा करें, उनको तरतीब दें, जो कंटेंट हमने पढ़ाना है उनको इकट्ठा करें, उनको तरतीब दें, क्या यही सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। मोहम्मद अरशद साहब, आज आप बड़े दिनों के बाद नजर आए हैं, जो प्रॉपर जिन्होंने एम ए नहीं लिखा, मोहम्मद अरशद लिखा हुआ है। आप बड़े मेरे मोहसिन हैं, और शुक्रिया आपका भी। अब मैं अनाउंस नहीं करता, सारी क्लास ने यही बातें करनी शुरू कर देनी है। बाकी मोहम्मद अशरफ साहब जो है ना, वो भी उन्हीं के अंदर शामिल हैं। Which type of research provides the strongest evidence about the existence of cause and effect relationship? कौन सी है जो cause and effect relationship जो है उसका, जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर cause and effect होता है। अच्छा, मैं आज आपका जो है ना देखा है, कल पेपर है तभी जाग गए हैं, पहले खामोश रहे हैं। आपको जागना चाहिए था यार, मैं रोजाना देखता था यार,
पता नहीं अर्शद क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, कहाँ मसरूफ हो गया। दूसरों ग्रुप में मुझे मैसेजेस नजर आ जाते हैं आपके, लेकिन मेरे ग्रुप में आपका मैसेज नजर नहीं आता। रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट के इवेंट को देखने के लिए होती है वो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड इज, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है और जो ग्रेड्स हैं, यानी मेरी इंटेलिजेंस ज्यादा है तो मेरे ग्रेड ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा होंगे ना, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये क्या होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। क्या होती है, पॉजिटिव, यानी आगे जा रहे हैं एक चीज दूसरी चीज साथ। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन कैन बी यूज टू, मेजरमेंट और इवेल्युएशन चूज की जाती है मोटिवेट स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, कि जो लर्निंग एक्टिविटीज की कोई देखना चाहिए कि कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी जो लर्निंग एक्टिविटीज हमने करवाई हैं ये कितनी इफेक्टिव फ्रूटफुल रही हैं। हेल्प्स डेवलप द स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग। बहरहाल इसका आंसर ये बी बनता है, ठीक है, कि बेसिकली असेसमेंट मेजरमेंट का मकसद यही होता है कि हम चीजों की इफेक्टिवनेस को जो है वो देख रहे होते हैं। एन अडल्ट ह्यूमन हैज बोन्स इन हिज बॉडी, इंसान जो यंग है उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206। छोटे बच्चों की कितनी बोन्स होती हैं जी, छोटे बच्चे की, ये तो आप ठीक बता रहे हैं, बेबी 300, शाबाश। सवाल चूंकि आया हुआ था तो वैसे ही पेपर का इधर कॉपी कर दिया गया है, अदरवाइज कुछ कुछ साइंस का सवाल लगता है ये वाला। Dash presented the view that play is important in strengthen imaginary power of a child। कौन ये बात करता है कि जो खेलना है ना ये बच्चे की इमेजिनरी पावर ऑफ द चाइल्ड को बेहतर करता है। इस सवाल आपने गलत बताना है, ये सवाल आप लोगों ने गलत बताना है। अर्शद साहब जिंदाबाद। अब यहाँ पे मैंने जो बात की है ना, बात सारी विगॉट्स की खेल की बात करता है, डी वाले कहीं हद तक ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ एक की वर्ड यूज किया, इमेजिनरी पावर। क्या बात की है, इमेजिनरी पावर। ये इमेजिनरी जो पावर है ना, ये कहीं ना कहीं जीन प्याजे के साथ इसका ताल्लुक है, ये कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डोमेन के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। इमेजिनरी पावर का, इमेजिनरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इमेजिनरी, अच्छा, तो इमेजिनरी पावर जो है ना इसका ताल्लुक दिमाग के साथ है, और दिमाग इन कॉग्निटिव के साथ है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, और उसके अंदर जो बात की थी वो प्याजे प्याजे इसको खेल को इग्नोर नहीं करता किसी एक्सपेक्ट्स में, वो खेल को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये प्याजे की बात है। जी जी जी। इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स द चाइल्ड हैव कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले चंद हफ्तों में उसका बॉडी के ऊपर कितना कंट्रोल होता है, कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग, पार्शियल, या कोई कंट्रोल नहीं होता। जी, नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है, कोई वॉलेंटरी एक्शन उसका नहीं होता। इन इन्फेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, जो छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं ये जीन प्याजे की किस स्टेज के अंदर आते हैं, फॉर्मल, कंक्रीट, परी ऑपरेशनल, या सेंसरी। बड़ा आसान सवाल है। पहली 0 से लेकर 2 साल तक जो सेंसरी स्टेज है, छोटे बच्चे जो इन्फेंट, जो छोटे बच्चे बिल्कुल होते हैं, दूध पीते बच्चे, वो उसके अंदर आते हैं। चाइल्ड लैक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन इन, कौन सी स्टेज है जिसके अंदर बच्चे की कंजर्वेशन नहीं अचीव होती, यानी अभी उसे नहीं पता चलता कि जग छोटा है, मतलब इसके अंदर पानी ज्यादा है कि कम है, वो चीजों को लंबाई के हिसाब से देख रहा होता है, चौड़ाई के हिसाब से मेजर नहीं कर सकता। तो ये होती है परी ऑपरेशनल स्टेज होती है। बहुत पुराना सवाल है, क्यों ये गलत हुआ है जिनका जो है ना, वो मैडम नाजिया और कौन है जी, बाकी सबका ठीक है। मतलब देखें कि जो बच्चे होते हैं ना छोटे, अब वो उन्हें पता कंजर्वेशन होता है, सीसीएस हमने कहा था, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिएशन, सीसीएस, ये चीजें हम अजीब कर लेते हैं कंक्रीट के अंदर, और ये चीजें लैग करती हैं परी ऑपरेशन के अंदर, ये परी ऑपरेशन वाला। सिंबॉलिक थिंकिंग इज करेक्टर, सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चे की किस में आती है, फॉर्मल, कंक्रीट, परी ऑपरेशनल, या सेंसरी। बच्चा चीजों को उनके सिंबल से याद करता है, वो घोड़ा है
ठीक है, वो हॉर्स है, वो एलिफेंट है, उनके सिंबल से बच्चा याद करता है। नॉट का वर्ड यूज किया। सवाल पीछे चलते हैं, हो सकता है भाई गनाजे की बात ठीक हो। लैक द अंडरस्टैंडिंग, लैक वही कहा है ना, कंजर्वेशन नहीं होती उसमें। लैक यानी कि परी ऑपरेशन में कंजर्वेशन नहीं होती, कंजर्वेशन कंक्रीट के अंदर आती है। ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग डेवलपिंग, साइंटिफिक थिंकिंग कब आती है? नो डाउट साइंटिफिक थिंकिंग में हाइपोथेसिस भी होती है, प्रॉब्लम भी होता है, एनालिसिस भी करते हैं, डाटा भी लेते हैं। तो साइंटिफिक थिंकिंग कब आती है? वो फॉर्मल के अंदर आती है। ठीक है। लर्निंग इज, लर्निंग इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द टीचिंग। लर्निंग का ताल्लुक यानी जितनी टीचिंग ज्यादा करेंगे उतनी लर्निंग ज्यादा होगी। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द गोल्स सेट बाय द टीचर, ये टीचर के गोल पे डिपेंड करता है, जैसे गोल्स होंगे वैसी लर्निंग होगी। द मैनिपुलेशन ऑफ द लर्नर बाय टीचर, टीचर मैनिपुलेट करता है लर्नर को। या रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये लर्निंग की तारीफ है। ठीक है, ये शायद बीएफ स्किनर किसने दी थी कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम लर्निंग कह रहे होते हैं। ये लर्निंग की डेफिनेशन है। हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन कम्स अंडर स्टेज। किस स्टेज के अंदर? हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल, वो चीजें जो मौजूद नहीं है उनके मुतालिक गुफ्तगू करना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के मुतालिक बात करना, वो चीजें जो इमेजिनरी हैं, ख्यालात की दुनिया तक हैं। मेटाकॉग्निशन, अपनी सोच के ऊपर सोचना, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। ये सारी बातें अगली आखिरी स्टेज जीन प्याजे की फॉर्मल स्टेज के अंदर ये बातें होती हैं। ठीक है। नाज़िया खैर है, आपके सारे सवाल आज क्यों ऐसे आ रहे हैं? देखिए, जो हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट, मेटा, ये सारे की वर्ड हैं प्रॉपर, जो इसकी है ना हमारी फॉर्मल स्टेज, उसके की वर्ड है ये। चाइल्ड इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हिज थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑफ अदर इज इन। चाइल्ड इज एबल टू, चाइल्ड अब इस काबिल हो गया है। और फ्री बुक डे सर जी, ये क्या है मोहम्मद साहब? बात समझ कोई नहीं आई मुझे, खुल के बताएं। अच्छा जी, चाइल्ड इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हिज थिंकिंग, बच्चे जो है वो अपनी थिंकिंग को इस काबिल होते हैं अपनी सोच और दूसरों की सोच के जो है ना वो उसके अंदर फर्क करना सीख लेते हैं। कि मैं जो सोच, पहले होता है ना बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर, वो समझता है जो मैं कह रहा हूँ ना यही ठीक है, ये सारे कमले ने इन्होंने कोई गल का पता नहीं है। बाद में जो बच्चे हैं ना उनको इस बात की समझ आ जाती है कि उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो क्या बात कर रहा है। जिद्दी बच्चे होते हैं ना 2 साल से लेके 5 साल तक, वो समझते हैं बस ये मेरी बात माने, मैं ही ठीक हूँ और इनको कुछ पता नहीं है। वो दूसरों की बात को नहीं समझता हूँ, उनको कहना बेटा ये ना करो, ऐसे कर लो, वो नहीं मानता। बाद में ऐसा ऐसा वो मानना शुरू कर देता। तो कंक्रीट इसका ऑप्शन होगा। कंक्रीट के अंदर बच्चा फर्क करना सीख लेता है कि फलां की बात और मेरी बात क्या है।